हेलो गाइस, आई एम श्वेता और अभी जो हम अपनी लॉ की सीरीज लेके चल रहे हैं उसी में ही आज हम चलेंगे अपने एक नेक्स्ट टॉपिक पे। बड़ा ही बेटा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ये। टॉपिक का नाम है आपका नेम क्लॉज। काफ़ी सारे रूल्स बने हुए हैं इस टॉपिक पे। क्या क्या रूल्स है, कैसे क्या है, उन्हीं को अभी हम देखते हैं। हाँ जी बेटा, द टॉपिक इज नेम क्लॉज। जब भी हम कोई एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं, सबसे पहले हम उसका क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। भाई जब हम भी कोई बच्चा बॉर्न चाइल्ड होता है, बॉर्न होता है, हम भी कभी बॉर्न हुए थे, सबसे पहले नाम रखा जाता है। अब देखो होता क्या है, बड़े हमारे इंडिया में बड़े सारे अटपटे से निकनेम होते हैं, चुन्नू मुन्नू टाइप ऑफ, है ना। तो वो नाम तो हमारे स्कूल में रजिस्टर नहीं किया जाता है, बट जिस नाम से हमें एक आइडेंटिटी मिलती है और कोई अदर पर्सन हमको पहचान पाता है उस नाम से, वो नाम होता है हमारा एक रजिस्टर्ड नेम, जो बेसिकली हमारे स्कूल्स के अंदर रजिस्टर करवाया जाता है। वैसे ही बेटा, जब हम एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हैं, फॉर्म करने जा रहे हैं, उनको भी भैया एक आइडेंटिटी चाहिए, नाम चाहिए, जिससे हम रिकॉग्नाइज कर पाएँ कि हाँ भाई, हमने ये कंपनी का नाम लिया है। तो बेटा सेम कंसेप्ट ही है। और लॉ को तो मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, आपकी पूरी सराउंडिंग में लॉ घूम रहा है, बस पहचानने की आपको ही ज़रूरत है। कभी भी कोई टॉपिक लॉ में ना समझ आए, अपने सराउंडिंग से एग्जाम्पल उठाओ और उसको कोरिलेट करो उस टॉपिक से, और जैसे ही वो एग्जाम्पल समझ आए उसको आप अपने लॉ में वापस से कन्वर्ट कर दो। मैंने तो बेटा ऐसे ही लॉ पढ़ी थी। तो आइए बेटा, नेम क्लॉज। जब हम नेम क्लॉज के लिए सबसे पहला पॉइंट आता है, वाइल अप्लाइंग फॉर द नेम क्लॉज। पहला पॉइंट, जब हम अप्लाई करते हैं नेम क्लॉज के लिए तब क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। अप्लाइंग फॉर द नेम ऑफ द कंपनी। अब इसमें हमारा जनरल एग्जाम्पल जो हमारे नाम वाला था वो नहीं होगा, क्योंकि लाइक माय नेम इज श्वेता, हो सकता है बहुत जनों का श्वेता नाम होगा, ठीक है, लेकिन कंपनीज के नाम में ऐसा नहीं होता है। यहां पे क्या रहता है वो समझो। द नेम स्टेटेड, द नेम स्टेटेड in the memorandum, in the memorandum shall not, shall not यानी कि कुछ कुछ पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए वो देखते हैं। पहला पॉइंट ए, shall not be identical, आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। किसके साथ? विथ और रिसेंबल, रिसेंबल यानी कि मिलता जुलता, रिसेंबल टू, नियरली टू द नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी, ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी। उनके साथ क्या नहीं होना चाहिए? कंपनी जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनके साथ आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए नाम, और या फिर क्या नहीं होना चाहिए? रिसेंबल नहीं होना चाहिए अंडर दिस एक्ट। और क्या चीजें नहीं होनी चाहिए? बी पार्ट, बी सच दैट its use by the company will constitute, पहला पॉइंट, will constitute an offense under any law under any law for the time being in force।
or is undesirable in the opinion of the central government. मतलब क्या हुआ इस लाइन का, ये समझो। एक तो पॉइंट ये बोल दिया है ऑलरेडी आपको, क्या कि आइडेंटिकल नेम नहीं होना चाहिए, यानी कि पहले से कोई नाम दे रखा है वो नाम नहीं होना चाहिए, या कोई पहले से कंपनी रजिस्टर्ड है उसके साथ रिसेंबल नहीं होना चाहिए। जनरल तो पॉइंट एक ये कहता है, लेकिन एक और पॉइंट इसमें आता है कि सच कंपनी बी सच नॉट टू बी, ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जो ऑलरेडी कंपनी यूज़ कर रही है कुछ फॉर अ टाइमिंग के लिए, अगर कोई नाम यूज़ कर रही है कंपनी, या फिर कोई नाम अनडिज़ायरेबल है एज पर द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो भी नाम आप नहीं ले सकते। अब सी पॉइंट आता है इसमें, अनडिज़ायरेबल की कैटेगरी क्या होती है। अनडिज़ायरेबल का क्या होता है, मैं शॉर्ट में बता दूं, कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जो ऑलरेडी कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू मना किया गया है, अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो वो अनडिज़ायरेबल की कैटेगरी में आता है। या फिर कोई भी प्रीवियस अगर आप वो यूज़ करना चाहते हो तो उस केस में आपको प्रीवियस अप्रूवल लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो यही पॉइंट आता है अनडिज़ायरेबल नेम। अनडिज़ायरेबल नेम, डिटेल में चलते हैं इसमें। अ कंपनी शैल नॉट रजिस्टर्ड, a company shall not register, shall not be registered with a name which contains क्या कंटेन कर रखा है वो, पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, एनी वर्ड और एक्सप्रेशन, any word or expression which is likely to give the impression that the company is in any way connected with or having the patronage of the central government or state government or any local authority, इनमें से किसी के भी थ्रू मना कर रखा है इस वर्ड को यूज़ करने का, तो आप वो वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। पार्ट बी, such word or expression as may be prescribed unless the
previous approval of the CG has been obtained. Has been obtained. अगर बेटा आपने प्रीवियस अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट से ले लिया कि आप ये वर्ड्स को यूज़ करना चाहते हो, तो आप वो वर्ड यूज़ कर सकते हो। अगर आपने प्रीवियस अप्रूवल नहीं लिया है तो आप वो वर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते हो। एज सिंपल एज दैट। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा आपका, दैट इज द रिजर्वेशन ऑफ अ नेम। हम एक नाम को कैसे रिजर्व करते हैं अपने पास, इसी में पॉइंट है, पॉइंट नंबर डी। पहले नेम को हमें कौन सा चाहिए, कैसे चाहिए, वो सोच लो। अब आते हैं रिजर्वेशन ऑफ अ नेम। रिजर्वेशन ऑफ नेम, वी हैव टू रिजर्व द नेम। अच्छा, रिजर्व करना और कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना एक ही बात है? आंसर इज नहीं। पहले बेटा हम नाम अप्लाई करते हैं, नाम हमारे पास रिजर्व होके आता है, उसके बाद ही हम कंपनीज के नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, उनके इनकॉर्पोरेशन। आते हैं बेटा रिजर्वेशन ऑफ अ नेम में। पहला पॉइंट, अप्लाइंग फॉर नेम। अप्लाइंग फॉर नेम में क्या होता है? अ पर्सन में मेक an application in such form and a manner and accompanied by such fee as may be prescribed। मतलब जो फीस होती है आपको वो भी देनी है, as may be prescribed। किसको देनी है बेटा? कंपनी से रिलेटेड कोई भी काम है, कहाँ होगा? रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, टू दी रजिस्ट्रार फॉर द, अब यहाँ पे रिजर्वेशन ऑफ नेम वाला आएगा, यानी कि CRC, रजिस्ट्रार फॉर द रिजर्वेशन of the name of a name set out in application, set out in the application, in the application। प्रपोज नेम आपको देने होते हैं बेटा दो नाम इन दी एप्लीकेशन। एज पार्ट ए क्या आएगा इसमें? द नेम ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी, द नेम ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी, क्या नाम होगा उस कंपनी का, और द नेम टू विच द कंपनी proposes to change
इट्स नेम। ये बेटा अप्लाइंग द नेम के अंदर आपको ये पॉइंट को ध्यान में रखना है। अच्छा, इसके अंदर मैंने ना यहाँ पॉइंट का वो नहीं दिया है, तो इसको एस्ट्रिक में ले लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड लेंगे अब हम यहाँ पे, दैट इज द रिजर्विंग अ नेम। अब नाम कितने दिन तक हमारे पास रिजर्व रहता है? नॉर्मल केस में 20 डेज। रिजर्वेशन ऑफ नेम या रिजर्विंग ऑफ द नेम, as receipt of the application, as receipt of the application, the registrar may furnish a document containing the reserve name for a period of 20 days from the date of approval। ये बेटा ये है ना लॉ में, और आगे आपके जो टैक्स रहेगा, ऑडिट रहेगा, उनमें ये चीज़ हमेशा आपको टाइम पीरियड याद रखना होता है कि टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल। अब इस बीच में आप क्या कर सकते हो, अपनी कंपनी ओपन इनकॉर्पोरेशन के लिए पेपर्स दे सकते हो। अब अगर आपको नाम कैंसिल करना है सपोज, अच्छा एक तो ये हो गया न्यू के लिए। अगर आप एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उस केस में आप 60 डेज तक रिजर्व करके नेम रख सकते हो। एक और पॉइंट ले लो इसी में, in case of an application, in case of an application for reservation of name or for changing its name, changing the name of existing company, changing the name of existing company the registrar may reserve its name for 60 days। ये कब है बेटा, जब आप एग्जिस्टिंग कंपनी का नाम चेंज कर रहे हो, सेम फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल, फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल।
अब इसमें आपका एक और पॉइंट आएगा, दैट इज द कैंसलिंग नेम। नेम कब कैंसिल होता है और उसके बाद हमारा नेम क्लॉज ओवर। हाँ जी, सेकेंड पॉइंट, कैंसलिंग द नेम। नेम कब एक कंपनी का कैंसिल होता है? दो पॉइंट्स है छोटे छोटे से। सबसे पहली बात, रिजर्व हुआ होगा तभी कैंसिल हो रहा है, तो पहले लाइन यही आएगी, वेयर आफ्टर द रिजर्वेशन of name it was found that the name was applied by furnishing wrong और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। एक बार नाम रिजर्व होने के बाद अगर वहाँ पे रजिस्ट्रार को ये चीज़ पता चलती है कि आपने नेम कोई गलत तरीके से लिया है, कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन से लिया है, तब वो क्या करेंगे, रॉन्ग और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, देन क्या होगा फिर? पॉइंट नंबर 1, अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं होगी, इफ द कंपनी इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड, अगर उस टाइम पीरियड में अभी इनकॉर्पोरेट नहीं हो रखी होगी, इनकॉर्पोरेटेड इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड, तो रिजर्व नेम ही कैंसल हो जाएगा। द रिजर्व नेम cancelled itself, shall be cancelled, and who made the wrong application shall be liable to a penalty which may extend to rupees 1 lakh. पॉइंट नंबर 2, बट अगर बाय चांस कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी होगी वही गलत नाम के साथ, इफ द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, तब क्या स्टेप्स रहेंगे? अच्छा मैम, क्या इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, स्टेप्स याद रखने वो रखने? देखो क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है, पेपर मैंने सेट नहीं करना है, बट अब हमें इसमें क्या ध्यान रखना है, हमें ये स्टेप्स है ना ओरली माइंड में रहने चाहिए। मैं बार बार आपसे ये कह रही हूँ कि हमें बुकिश लैंग्वेज में एग्जाम में आंसर्स लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आज आपको ये भी जो लैंग्वेज मैं भी लिखवा रही हूँ आपको, इट इज़ नॉट लाइक अ टिपिकल लॉ लैंग्वेज, इट्स अ नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज, बस लिटिल बिट थोड़ी सी प्रोफेशनल है। इसी चीज़ को ध्यान में रखो। और इनका साथ साथ अभी तो आप ये सारे चैप्टर को अभी पार्ट में कर रहे हैं, इसको फिर आप एक अपना सीक्वेंस बनाकर 1-2 पेज प्रिंट आउट निकाल लेना, एक पतला रजिस्टर बना लेना, उसमें क्या करना, चैप्टर वाइज समरी लिखना। और समरी बेटा किस बेसिस पे होती है,
अपनी नॉर्मल जनरल इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज का मिक्सचर होता है। तो उससे क्या रहता है, चैप्टर क्या होता है, समराइज रहता है, एक रीडिंग मारी चैप्टर रिकॉल हो गया। तो अब एक और पॉइंट लिखते हैं और ये लास्ट पॉइंट होगा हमारा इसमें। इफ द कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड द रजिस्ट्रार में after giving an opportunity of being heard, जिसको हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं ओ अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, चांस देना, कैंसिल करने से पहले आओ अपने आप को डिफेंड कर सको। तो इसका मतलब होता है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, कि हम एक आपको चांस दे रहे हैं, अगर आपको कुछ अपने डिफेंस में कुछ कहना है आप कह सकते हो। अब इसके बाद क्या रहेगा, पहला पॉइंट, आइदर डायरेक्ट द कंपनी to change its name within a period of 3 months after passing an OR, that is the ordinary resolution. Part B, second point, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, अब उसका नाम हटाना है, तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी गई। पहला पॉइंट ये गया, कंपनी को 3 महीने का टाइम पीरियड दे दिया, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करो और अपना नाम चेंज कर लो। सेकेंड पॉइंट, या फिर एक्शन ले लो कंपनी के अगेंस्ट, टेक एक्शन फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम, स्ट्राइक कॉफी कर दो कंपनी का नाम, ना एग्जिस्टिंग में होगी ना ही कोई दिक्कत होगी, फ्रॉम द ROC एंड लास्ट पॉइंट, एंड वी आर कंप्लीटेड आवर नेम क्लॉज। एंड उसके बाद एक छोटा सा समराइज कर लेंगे इसको। पॉइंट नंबर 3, मेक अ पिटीशन for winding up of the company, हाँ जी बेटा, आज मैंने आपको करवाया क्या, नेम क्लॉज। एक बार फटाफट से इसको समराइज कर लेते हैं। नेम क्लॉज में सबसे पहली बात आती है कि हम एक अपनी कंपनी का नेम डिफाइन करते हैं। नाम कैसे डिफाइन किया जाता है किसी भी कंपनी का, सिंपल, आप पहले देखोगे कि आपको क्या नाम चाहिए, उस हिसाब से आप क्या करते हो, अपना नाम फाइनलाइज करते हो। तो अप्लाई करोगे आप नेम कि आपको क्या नाम चाहिए। नाम बिल्कुल भी आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए किसी के साथ, प्लस रिसेंबल नहीं होना चाहिए किसी भी पुरानी कंपनी के साथ।
सबसे पहला पॉइंट ही यही आता है इसमें। उसके बाद सेकंड पॉइंट आया कि आप जो नाम है वो अनडिज़ायरेबल नहीं होना चाहिए, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अनडिज़ायरेबल की डेफिनेशन में नहीं होना चाहिए। अनडिज़ायरेबल नाम बिल्कुल भी अलाउेबल नहीं होते, और अगर आपको वो नाम चाहिए तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी पहले से। रिजर्वेशन ऑफ द नेम, नॉर्मल केस के अंदर आप 2 नाम अपने प्रपोज करते हो, तो जो भी नाम के लिए आप अप्लाई करते हो, प्रिस्क्राइब फीस देते हो, वो आपके लिए रिजर्व हो जाते हैं। नॉर्मल केस में 20 दिन के लिए, और अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी वो अपना नाम चेंज करिए तो 60 डेज। कैंसलिंग द नेम, आपका नाम कब कैंसिल हो सकता है? 2 केस। आपने पहली बात कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन से नेम लिया है या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन से दिया, या तो आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई होगी या तो आपकी कंपनी अभी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई होगी। अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है तो वो रिजर्व नेम कैंसिल हो जाएगा, और जिसने भी ये गलती करी है उस पर 1 लाख तक की, मैक्सिमम 1 लाख तक की पेनल्टी लग जाएगी। अगर बाय चांस इस बीच में आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी और उसके बाद आपका नाम के लिए आपके पास नोटिस आया कि ये रॉन्ग और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन से है, तब क्या होगा? तब आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी बीइंग हर्ड की, यानी कि आपको एक मौका दिया जाएगा, आइए बोलिए, और उसके अंदर डायरेक्ट किया जाएगा कंपनी को कि वो चेंज कर ले अपना नाम 3 मंथ्स के अंदर, और OR पास करके, या बुक्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में से नाम हटा दिया जाएगा, उसका स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाएगा, या फिर पिटिशन फाइल कर दी जाएगी बीइंग वाइंडिंग अप। इतना सा टॉपिक है नेम क्लॉज। तो आज हम लोग ये नेम क्लॉज ही करेंगे, नेक्स्ट और टॉपिक्स लेंगे। अब ऐसे शॉर्ट चलाएंगे, एंड आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है इस मेथड से भी, क्योंकि मेरे पास काफ़ी बच्चों के फीडबैक्स आए हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच अ लव टू माई सीरीज़। आपके लिए जैसा कह ही रही हूँ, आगे और भी बहुत कुछ आने वाला है, बस जस्ट वेट एंड वॉच। सो वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के अंदर भी शेयर करिएगा, और जैसा वादा किया है वो ही निभा रहे हैं। फ्री सीरीज़ है तो बेटा फ्री ही, ठीक है जी। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, चैप्टर सीक्वेंस में ही चलेगा। ओके जी, बाय, टेक।